कार्ल मार्क्स, फादर ऑफ मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स जिनके विचारों ने, जिनके क्लास स्ट्रगल के सिद्धांत, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन सब ने राजा महाराजाओं के सिंहासन हिला दिए। रूस, चीन, क्यूबा, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, जाने कितने देशों में सत्ता परिवर्तन करा दिया। कितने ही देश उपनिवेशवाद और गुलामी से आज़ाद हो गए। वही कार्ल मार्क्स खुद जिंदगी भर गरीब रहा। उनका दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स अगर ना होता तो शायद न कार्ल मार्क्स होता, न मार्क्सवाद होता। मार्क्स के 3 बच्चे तो सिर्फ इसलिए मर गए कि मार्क्स अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, उनका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाए। फ्रेडरिक एंगल्स था तो अमीर घर का लड़का, एक बिजनेस क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था, खुद बिजनेसमैन था, लेकिन मार्क्सवाद के विचारों से सहमति रखता था। वह खुद भी एक तरह से मार्क्सवादी ही था, इसलिए उसने कार्ल मार्क्स की जिंदगी भर मदद की। उसने मार्क्स के बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाया ही नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मार्क्स के बच्चों के नाम वसीयत किया। उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। लेकिन जिस मार्क्स के विचारों को भुनाकर सत्ता की मलाई काटी गई, काटी जा रही है और न जाने कब तक काटी जाएगी, उसी कार्ल मार्क्स की बेटी तक को तथाकथित मार्क्सवादियों ने नहीं छोड़ा। एलेनोर मार्क्स, कार्ल मार्क्स की छोटी बेटी एलेनोर मार्क्स अपने पिता के सिद्धांतों पर चल रही थी, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ा रही थी। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, मजदूर वर्ग में, महिला अधिकारों के लिए वह एक सक्रिय पैरोकार के रूप में उभर रही थी। ब्रिटेन में ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स की बात हो या सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नेतृत्व करने की बात हो, वह ब्रिटिश मजदूर आंदोलन की एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभर रही थी, बहुत ही लोकप्रिय हो रही थी। जेंडर इक्वेलिटी, मजदूर वर्ग के अधिकार, समाजवाद पर जाने कितने लेख लिखे, कितने भाषण दिए। लेकिन इसी बीच में उनका संबंध बना एक समाजवादी नेता एडवर्ड एवलिंग से। एडवर्ड एवलिंग खुद को मार्क्सवादी और समाजवादी दिखाता था, लेकिन अंदर से बेहद चालाक और बेवफा किस्म का इंसान था। उसने एलेनोर के स्टेटस का लाभ उठाया, उसके इकोनॉमिक स्टेटस का लाभ उठाया, उससे पैसे भी खींचता रहा, लेकिन जब शादी करने का वक्त आया तो उसने चुपचाप दूसरी जगह शादी कर ली। इस धोखे को एलेनोर बर्दाश्त नहीं कर पाई और मानसिक रूप से टूट गई और उसने सुसाइड कर लिया। मैं कहना चाहता हूं उन युवाओं को जो समाजवाद, मार्क्सवाद, अंबेडकरवाद और ना जाने कितने पॉलिटिकल मूवमेंट्स के नाम पर बेवकूफ़ बनाए जाते हैं, ठगे जाते हैं, छले जाते हैं, उन पर मुकदमे लिख जाते हैं, लेकिन असल में ये बड़े बड़े वादे, ये बड़े बड़े नारे हकीकत में कुछ और ही हैं। हकीकत में ये सब अवसरवाद के जनक हैं। चाहे पूंजीवाद हो या समाजवाद हो, किसी भी तरह की विचारधारा से चिपक कर मत चलिए। प्रैग्मेटिक रवैया अपनाइए, प्रैग्मेटिस्ट बनिए। कहने का मतलब है सिचुएशन बेस्ड, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड डिसीजन लीजिए। जरूरत और मौके को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लीजिए, नीतियां बनाइए। प्रैग्मेटिस्ट वो होता है समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है, ना कि किसी विचारधारा से चिपक कर, ना कि किसी महापुरुष से चिपक कर। प्रैग्मेटिज्म वो विचार है जिसके संस्थापक हैं चार्ल्स एस्पियर्स, और यह विचार 19वीं सेंचुरी में अमेरिका में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। विलियम जेम्स ने इसी के संबंध में कहा था, सत्य वही है जो कुछ उपयोगिता रखता है, जो उपयोगी हो। जॉन डुई ने कहा, शिक्षा और लोकतंत्र में प्रैग्मेटिज्म को लागू किया जाना चाहिए, और उन्होंने किया भी। 19वीं शताब्दी का जो अमेरिका है वह एक तरह से प्रैग्मेटिस्ट ही है। वह प्रैक्टिकल फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है। यह फिलॉसफी कहती है, द वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाइज इन इट्स प्रैक्टिकल आउटकम। इसके कोर प्रिंसिपल्स को कुछ इस तरह समझिए। ट्रुथ का मतलब यहाँ है प्रैक्टिकल यूटिलिटी। एन आइडिया इज ट्रू इफ इट वर्क्स इन प्रैक्टिस। वहीं यह भी कहता है, ट्रुथ इज नॉट एब्सोल्यूट, इट चेंजेस विद एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट्स। एक्सपेरिमेंटेशन की बात करता है, कहता है बिलीफ शुड बी टेस्टेड लाइक साइंटिफिक हाइपोथेसिस। और यही प्रैग्मेटिज्म जब एजुकेशन में, सोसाइटी में अप्लाई होता है तो कहता है लर्निंग शुड बी कनेक्टेड टू रियल लाइफ सिचुएशंस, नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक्स।